बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट अ लेट वॉक बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑथर, की फैक्ट्स, सेटिंग, इस पोएम की जो ट्रांसलेशन है, जो समरी है, और उसके बाद इस पोएम का थीम। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट, प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट थे। इसका फुल नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हुई थी। डेथ इसकी 29 जनवरी 1963 बॉस्टन में हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल कब इन 1892। ये एक टॉप स्टूडेंट थे अपने क्लास के, और इसकी सबसे पहली जो अचीव प्रोफेशनल पब्लिकेशन थी वो 1894 में हुई थी। इन 1894 इसने अपनी जो पहली पोएम थी उसको सेल किया था। उस पोएम का क्या नाम था? माई बटरफ्लाई एंड एलेजी, पब्लिश्ड इन नवंबर 1894। कब हुई थी? 8 नवंबर 1894 को। कौन सी एडिशन थी, मीन्स किसको दिया था, किस न्यूज़पेपर या किस मैगज़ीन में था? न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंस। कितने में? $15 में, जो आज के $449 बनते हैं। और इसकी जो है शादी कब हुई थी? एलिनर से 1895 में। 6 चिल्ड्रन वर बॉर्न। 2 जो थे अर्ली मीन्स डाइड हुए, और बाकी 4 बचे, उनमें से 3 डॉटर्स और एक बेटा था इसका। फ्रॉस्ट वाज नियरली 40 ईयर्स, ये 40 साल के थे, और इसने एक सिंगल बुक या एक सिंगल पोएम तक पब्लिश नहीं कराई थी। एंड हैड सीन जस्ट अ हैंडफुल अफेयर इन मैगजीन, ये सिर्फ मैगजीन्स तक महदूद थे। मीन्स इसकी जो चीज़ें थी वो मैगजीन्स में ही पब्लिश होती थी। फिर उसके बाद क्या होता है? फेमस वर्क्स इसके कौन कौन से हैं? फायर एंड आइस है, मेंडिंग वॉल, बिर्चेज आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, एंड होम ब्यूरियल। अवार्ड जो है इसने जो गेन किए थे वो फुलटाइजर प्राइज फॉर पोइट्री, कंग्रेशनल गोल्ड मेडल, और फ्रॉस्ट अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1897 to 1899, बट ही लेफ्ट वॉलंटरली ड्यू टू इलनेस। लेकिन इसने फिर जो अपनी यूनिवर्सिटी थी वो पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे। उसके बाद की फैक्ट्स की बात करेंगे। देखो, ये जो पोएम है अ लेट वॉक बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पब्लिश हुई थी 1915 में इन हिज पोइट्री कलेक्शन अ बॉयज़ विल। रोट दिस पोएम व्हेन ही हैड मूव टू इंग्लैंड, जब ये इंग्लैंड की तरफ मूव कर चुके थे। अवे फ्रॉम हिज फैमिली इन अमेरिका ड्यू टू द वर्ल्ड वार वन। क्योंकि ये अपनी फैमिली से दूर हो गए थे वर्ल्ड वार वन की वजह से। और इसकी जो ज़्यादातर पोएम्स है, इसमें जो मेजर थीम होता है इसके पोएम्स में, उसमें हमेशा सैडनेस या आइसोलेशन मीन्स उदासी और हलाइदगी के जो थीम है वो आपको मिलेंगे। टोन जो है इसका वो क्वाइट ग्लूमी का मतलब है उदास, मीन्स बिल्कुल उदास जो है इस जो पोएम का जो टोन है वो है। और फ्रॉस्ट यूजेस ऑटम एज अ सिंबल फॉर इम्पेडिंग डेथ, और ईस्टर फ्लावर जो है ये सिंबल है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर इस पोएम में? स्प्रिंग एंड रीबर्थ। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले जो है सिमिली का यूज़ हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे मेटाफर का यूज़ हुआ है इस पोएम में, और इस तरह पर्सनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पर्सनिफिकेशन में जैसे सोबर वर्ड्स, सोबर मीन्स सीरियस और प्रैक्टिकल। अब बर्ड्स तो सीरियस नहीं होते, ये तो करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग का। तो ये जो है यूज़ हुआ है सोबर वर्ड जो है यूज़ हुआ है बर्ड्स के लिए। और इस तरह जो है एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, लाइक विथर्ड, विड्स, गार्डन, ग्राउंड। ये जो है ये वर्ड्स आपको पोएम के अंदर मिलेंगे जो यूज़ हुए एज ए एलिट्रेशन के तौर पे। और उसके बाद
एसोनेंस के भी यूजेज हुए। एसोनेंस का क्या मतलब है? सिमिलर रिपीटेटिव वॉवल साउंड्स। फॉर एग्जांपल इन लाइन इज सैडर देन एनी वर्ड। सैडर में ए, ये क्या है? ये एसोनेंस है। और लास्ट में हाइपरबॉल। Hyperbole in first stanza, the headless aftermath. It is this like an aftermath cannot be headless. ये जो है एक एग्जिजरेशन है। और इस पोएम के जो है 4 स्टेंजाज हैं। और अगर सेटिंग की बात करें इस पोएम की, तो व्हेन एंड वेयर अ स्टोरी टेक्स प्लेस, कब और कैसे और कहाँ स्टोरी ने जो है मीन्स टेक प्लेस लिया, तो दिस कुड बी अ रियल प्लेस, ये एक रियल प्लेस भी हो सकती है, या सम वन कम्प्लीटली फिक्शनल, या कोई मुकम्मल तरह जो फिक्शनल है वो हो सकती है। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे समरी को। तो पहले जो 4 लाइंस हैं, व्हेन आई गो अप थ्रू द मूविंग फील्ड द हेडलेस आफ्टरमेथ स्मूथ लेड लाइक टच्ड विद द हैवी ड्यू हाफ क्लोजेस द गार्डन पाथ। तो पहले 4 लाइंस में जो नरेटर है वो वॉक कर रहा है थ्रू अ गार्डन फील्ड। और इस पोएम में द इमेजरी ऑफ द पोएम ये सजेस्ट करता है कि टाइम कौन सा है? ऑटम का टाइम है। मूविंग का क्या मतलब? मूविंग फील्ड, मूविंग का मतलब है घास वगैरह काटना। ये रेफ़र करता है किस चीज़ को? लॉन मूवर को। लॉन मूवर से क्या मुराद है? जो लॉन में जो यूज़ होती है, जो मशीन वगैरह होती है, जो उसको हम लॉन मूवर कहते हैं। फिर उसके बाद द हेडलेस आफ्टर मिथ, इट हेल्प्स टू कन्फर्म दिस। ये क्या हेल्प करती है? दैट वी कैन इमेजिन अ फील्ड दैट हैज़ बीन फ्रेशली हार्वेस्टेड। देखो ये जो है किस चीज़ को रेफ़र करती है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? एक ऐसी फील्ड को जो बिल्कुल फ्रेशली जो है, जिसकी हार्वेस्टिंग हुई, जिसकी कटाई हुई हो, उसको रेफ़र करता है। और द लास्ट ग्रेन्स taken from the field before winter comes the wither it all away। और जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है नोट करता है in an increasingly imagery based style that completes the autumn image। ये जो 4 लाइन्स है ये कवर करते हैं किस चीज़ को? ऑटम का जो इमेज है कम्प्लीटली उसको कवर करता है। सो आई होप पहले 4 लाइन आप लोगों को समझ आए होंगे और इसकी समरी समझ आई होगी। फिर उसके बाद दूसरे स्टेंजा में क्या कहता है? एंड व्हेन आई कम टू द गार्डन ग्राउंड द वेयर ऑफ सोबर बर्ड्स। सोबर जैसे मैंने बताया ये पर्सनिफिकेशन है। अप फ्रॉम द टेंजल ऑफ विथर्ड वीड्स इज सैडर देन एनी वर्ड्स। इन लाइन्स का क्या मतलब है? अब इन लाइन्स में पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो भी एक्ट कर रहे हैं, मीन्स एक्टिंग कर रहे हैं। सोबर, सोबर वैसे परहेजगार को कहते हैं। सो द नरेटर नोट्स, नरेटर क्या करता है? नोट करता है कि एज ही वॉक्स इन टू द गार्डन ही डिस्क्राइब्स टेंजल्स ऑफ विथर्ड वीड्स। और वेयर का क्या मतलब है? ये जो WHIR वेयर, इसका मतलब है मेक अ सॉफ्ट स्वेशिंग साउंड। अब ये साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? किसका है? बर्ड्स के, बर्ड्स की तरफ रेफ़र कर रहा है। पॉइंट जो है बर्ड्स को रेफ़र कर रहा है, मीन्स बर्ड्स की तरफ इशारा कर रहा है। सोबर बर्ड्स। और पॉइंट नेमली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है क्रिएट कर रहा है एक रिमोर्सफुल इमेज को। किस चीज़ के इमेज को? गार्डन के इमेज को, कि ये एक वक्त में खूबसूरत हुआ करता था बट इज़ नाउ ट्विस्टेड एंड क्रैक्ड। लेकिन ये अब ट्विस्ट और क्रैक हो चुका है, ब्राउन एंड येलो हो चुका है एंड फॉलिंग अपार्ट। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉइंट मज़ीद ये कहना चाह रहे हैं कि, और पॉइंट एक दफ़ा फिर ये कहना चाह रहा है कि जो बर्ड्स हैं उनके जो साउंड है वो भी सैड लगने लगे। जैसे मैंने बताया था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसके पोएम में हमेशा आपको सैडनेस और आइसोलेशन के थीम मिलेंगे। तो ये आगे से क्या कह रहे हैं कि जो बर्ड्स है उसके जो साउंड्स है वो भी जो है सैड लग रहे हैं। एंड वाई
वुड नॉट दे मीन्स क्यों नहीं लगेंगे उनके साउंड्स, क्योंकि जो अमूमन बर्ड्स होते हैं वो एवॉइड करते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स को, मीन जिधर कोल्डनेस हो वो एवॉइड करते हैं, और वो माइग्रेट करते हैं किसी वास्ट डिस्टेंस में टू स्केप द कमिंग कोल्ड। जो आने वाली जो सर्दी होती है उससे ये स्केप करते हैं, मीन्स भागते हैं, किसी दूर डिस्टेंस पे जाके रहते हैं। द बर्ड सॉन्ग कंबाइंड विद द व्यू ऑफ डेंजर। सो आवर नरेटर कंटिन्यूज इन साइलेंस। तो आई होप ये दो स्टेंजास की आप लोगों को समझ आई होगी, और अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। A tree besides the wall stands bare, but a leaf that lingered brown, disturbed I doubt not by my thought, comes softly rattling down. इन लाइंस का क्या मतलब है? इन लाइंस का मतलब है कि तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि एक सर्द दुनिया में जो फिल है, मीन्स जो मुकम्मल है, जो फिल है, जो भरी हुई है with leafless trees. The narrator spots a single tree in the garden, right at the edge, entirely bare, save single brown leaf, and they get to watch as these leaf falls. और नरेटर देखता है कि जो दरख्त से जो पौधे हैं वो गिर रहे हैं, मीन्स उसको देख रहा होता है, एज तो द फुल ऑफ द narrator's thought was enough for it at last fall. मीन्स जो लास्ट पौधे हैं वो जब तक गिर नहीं जाते तब तक नरेटर उसको देख रहा होता है, कि जब तक ये सारे पौधे नहीं गिरते तब तक, कन्फर्मिंग विद द रेस्ट ऑफ द गार्डन। अब ये जो थर्ड लाइन है, डिस्टर्ब आई डू आई डाउट नॉट बाय माई थॉट, इनका क्या मतलब है? ये एक इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। देखो ये क्या है, मीनिंग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नरेटर के जो थॉट्स हैं वो कितने हैवी, मींस फील करते हैं, कितने हैवी हो चुके हैं। मैनी वो वुड बी फेमिलियर विद दिस आइडिया, बहुत से लोग इससे फेमिलियर होंगे इस आइडिया से, कि समटाइम्स इट सीम्स एज दाउ सोल मैन थॉट्स वेग डाउन हैवीली ऑन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एंड दिस पर्टिकुलर थॉट जो लेट वॉक है ये इनफ है that the narrator is certain that its force alone is what sent the last leaf falling from the tree, के जो आखिरी पौधे हैं तब तक जो है, जो नरेटर है कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो देख रहा होता है। और उसके बाद जो आखिरी स्टेंजा है, I e not far from my going forth by picking the faded blue of the last remaining ester flower to carry again to you. अब इन लाइन में पोइट क्या कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन लाइंस में देखो नरेटर जो है वो फाइंड करता है वन मोर साइन ऑफ लाइफ, अ फेडेड ब्लू डेसी एज एन एस्टर इज part of that family of plant, a final sign जो कि ब्यूटी है, द लास्ट फ्लावर जो कि आखिरी फूल है, उसको पिक अप करो, मीन उसको पिक करो, एंड कीप, और अपने साथ रखो एज अ ट्रेयर, जैसे एक ख़जाना नहीं होता, जो लास्ट फूल है उसको उठाओ, उसको अपने साथ रखो जैसे एक ख़जाना होता है, उसको मीन्स ख़जाने के तौर पे रखो, टू बी गिवन टू एन एनोनिमस इंडिविजुअल, वो फूल जो है किसी को भी दे दो, अ लवर, किसी लवर को, परहैप्स कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड को दो। मीन्स जो पोएम है, मीन्स द पोएम डज नॉट से बट इट ऑलमोस्ट डजंट नीड टू, जो सेंस है कैप्चरिंग द फाइनल एसेंस ऑफ ब्यूटी, वर्ल्ड से पहले, दुनिया से पहले, टर्न्स को कोल्ड एंड डार्क एज अ पावरफुल इनफ इमेज। अब जो ब्लू फ्लावर इज़ द ब्राइटेस्ट, जो ब्लू फ्लावर होते हैं वो ब्राइटेस्ट होते हैं कलर में, एडमिस्ट्स अ पोएम फिल्ड विद ब्राउन्स
एंड वाइट रिंग। और अराइवल होती है किस कलर्स की इन द पोएम, जस्ट लाइक द अराइवल ऑफ कलर इन द नरेटर्स जर्नी। मीन्स जो मुसन्निफ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसकी अराइवल ये जो कलर है उसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कम्स ओनली एट द वेरी बैड। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ये जो एस्टर फ्लावर है, मीन जो पॉइंट है, जैसे ये एस्टर फ्लावर है, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर स्प्रिंग एंड रीबर्थ। तो आई होप इन स्टेंजास की आपको समझ आई होगी, इसकी ट्रांसलेशन आपको समझ आई होगी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका थीम। सैडनेस जो है इसका थीम है। हमेशा ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जितने भी ज़्यादातर पोएम्स हैं उनकी थीम आपको सैडनेस या आइसोलेशन पे मिलेंगे। फाइनलिटी, नेचर का यूजेज है इसमें, लव का भी यूजेज है। जैसे एक जगह पे ये कहता है कि जो फूल है उसको ट्रेयर मीन्स एक ख़जाने के तौर पे रखो, या अपने दोस्त को दे दो, या अपने लवर को दे दो। लॉस्ट लव्स हैं। फिर उसके बाद अबाउ एफेमेरल इनएविटेबिलिटी और ब्यूटी इन सम थिंग्स इन लाइफ। तो ये इसका थीम है। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।